Sign the confession. हेलो दोस्तों, आज आपके स्क्रीन पे लेके आया हूँ और एक सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है द वे बैक। ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जहाँ यूएसएसआर ने पोलैंड पे हमला करके उनके बहुत सारे लोगों को कैद किया होता है। इनमें से एक आदमी का नाम जानूस होता है। इसकी वाइफ आर्मी के दबाव में आकर जानूस पे लगे इल्जामों की गवाही देती है। जानूस पे सीक्रेट एजेंट होने का भी इल्जाम होता है, जिस वजह से वो लोग जानूस को 20 साल की सजा सुनाते हैं। इनको ऐसे जेल में रखा जाता है जिसके आसपास हजारों किलोमीटर तक खाली बर्फीले जंगल ही होते हैं। ये जेल साइबेरिया में होती है। जेल का इंचार्ज इन सब से कहता है कि ये तुम्हारे लिए खाली जेल ही नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए जहन्नुम है। अगर तुम लोग यहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाते हो तो भी यहाँ आसपास रहने वाले लोग आपको जान से मार डालेंगे, क्योंकि यहाँ के भागे हुए कैदी पे इतना इनाम है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ जानूस की मुलाकात एक एक्टर से होती है जो कि 10 साल की सजा काट रहा होता है। ये दोनों कुछ दिनों तक साथ ही रहते हैं और एक दिन वो एक्टर जानूस से कहता है कि मुझे तुम जैसे आदमी की जरूरत थी जिसमें कि यहाँ से भागने की हिम्मत हो। मतलब कि वो आदमी जानूस को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जानूस उस आदमी से कहता है लेकिन हम यहाँ से कैसे भागेंगे, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक खाली बर्फीले जंगल ही है। वो आदमी जानूस से कहता है फिलहाल हम सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि इस वक्त बाहर बहुत ठंड है। जब ठंड खत्म होगी तो हम साउथ की तरफ जाएंगे जहाँ पर मंगोलिया बॉर्डर है। अब सिर्फ हमें हमारे खाने और पीने से थोड़ा थोड़ा बचा के रखना होगा, जो कि भागने के बाद सफर में हमें जरूरत पड़ेगा। अगले दिन जब ये बाहर काम कर रहे होते हैं तो बर्फीले तूफान की वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। तभी एक आदमी हिम्मत करके बोलता है कि सब लोग जंगल में चले जाओ, लेकिन इन सभी का जो इंचार्ज होता है वो इन्हें जंगल में जाने से मना करता है, क्योंकि उसको लगता है अगर ये सब जंगल में चले गए तो ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी जंगल की ओर अकेले जाता है। उसको देखकर सभी लोग फिर उसके पीछे पीछे जाते हैं। अगले दिन इन सभी को एक ही जगह पे जमा करते हैं। यहाँ का इंचार्ज इन सब से बोलता है कि तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है, इसलिए मैं तुम सबको किसी और ही जगह पे शिफ्ट करता हूँ। इसके बाद इन सबको एक माइन में काम करने के लिए शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। एक दिन जानूस को यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से हेलुसिनेशन होने लगती है। उसे लगता है कि मैं अपने घर के दरवाजे के सामने हूँ और दरवाजे की चाबी पत्थर के नीचे है। अब ये पत्थर के नीचे से चाबी निकाल कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ का गार्ड उसे देखकर गोली मारने वाला होता है। तभी मिस्टर सुमित आकर उसे बचाता है। अब जानूस को लगता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा, इसलिए वो मिस्टर सुमित से कहता है मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर सुमित इसके साथ भागने की तैयारियों में लगता है, क्योंकि वो भी इस जेल से छुटकारा पाने की कोशिश में होता है। अब खाली मिस्टर सुमित जानूस के साथ नहीं होता है, अब ये पूरे 7 लोग होते हैं। अब एक रात जब यहाँ पे तेज हवाएं चल रही होती है तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स को इनके भागने का पता चलता है और वो इनका पीछा करते हैं। गार्ड्स इनके पीछे कुत्ते भी छोड़ते हैं, लेकिन वो लोग बहुत दूर निकल गए होते हैं। आगे आकर जानूस अपने एक साथी से, जो कि क्रिमिनल होता है, चाकू मांगता है और पेड़ की खालों से सब लोगों के लिए एक एक मास्क बनाता है, जो कि इन सबको इस तूफान में आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि इनकी नजर इस बर्फीले तूफान में ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। अब ये लोग सुबह तक चलते हैं, फिर एक जगह पे आके आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद जानूस इनको अपने साये की मदद से साउथ की तरफ जाने का रास्ता बताता है। आज का दिन भी ये लोग पैदल चलकर निकालते हैं। शाम होने पर ये सभी फिर से आराम करने के लिए रुकते हैं। जानूस इन सभी से कहता है कि आज रात को बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, इसलिए हमें जंगल में जाकर लकड़ियाँ लानी होगी। के बाद ये सभी अलग अलग जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए जाते हैं। इनके साथ एक आदमी होता है जिसको रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जब वो लकड़ियाँ लेकर वापस आ रहा होता है तो वो रास्ता भटक जाता है, क्योंकि अब तक अंधेरा हो चुका था कि सभी लोग वापस आते हैं। फिर ये देखते हैं कि वो आदमी अभी तक यहाँ नहीं आया होता है। फिर इनमें से उन्हें एक आदमी कहता है कि उसको रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसके बाद ये सभी उसको ढूंढने जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद वो आदमी इन्हें कहीं नहीं मिलता है, लेकिन दुख की बात ये होती है कि वो आदमी सुबह उन्हें एक पेड़ के नीचे मरा हुआ मिलता है। अब ये लोग इसे यही दफना कर आगे के लिए पैदल निकल जाते हैं। कई दिन चलने के बाद ये लोग बर्फीले इलाके को पार करते हैं। चलते चलते एक दिन ये लोग कई सारे भेड़ियों को देखते हैं, जो कि एक मरे हुए
जानवर को खा रहे थे। ये लोग इतने भूखे होते हैं कि ये भेड़ियों को भगाकर उस मरे हुए जानवर को खुद खाते हैं और फिर सो जाते हैं। इसके बाद जानूस इन सभी से कहता है, मैं रास्ता देखने के लिए यहाँ से आगे जाऊंगा। अगर मैं 1 हफ्ते तक वापस न आया तो तुम लोग समझना कि मैं मर चुका हूँ। जिसके बाद जानूस पूरे 3 दिनों तक लगातार पैदल चलता है। के बाद उसे वो झील दिखाई देती है जो उनको अब पार करनी होती है। अब ये वापस उसी जगह पे आता है जहाँ पर इसके दोस्त होते हैं। अब तक इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। इसे यहाँ पर फिर से दौरे आने लगते हैं, पर ये अपने साथियों को रास्ते के बारे में बताकर बेहोश हो जाता है। सुबह तक जानूस को होश आ जाता है। फिर ये उस रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। इस रास्ते पे इनको एक लड़की मिलती है जो कि रश्शन से बच के भाग रही होती है। वो लड़की इनके साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं क्योंकि इन लोगों के पास खाना और पानी बहुत कम होता है, इसलिए ये उसे साथ नहीं लेते हैं। आगे जाके इन लोगों को एक हिरन मिलता है जो कि एक दलदल में फंसा हुआ होता है। ये लोग इस हिरन को मार कर आग पर पकाते हैं और अब इनके पास काफी सारा खाना होता है। इनमें से एक आदमी उस लड़की को अपने साथ लाता है। अब बहुत दिनों के बाद ये सब एक साथ अच्छा डिनर करते हैं। कुछ दिन चलने के बाद ये लोग मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। इनमें से एक आदमी यहाँ रुकने की सोचता है और बाकी के लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर ये लोग एक जगह पर स्टालिन का फोटो देखते हैं। मतलब ये लोग जिससे बच रहे थे वो लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं। इसको देखने के बाद ये लोग अब अपना रास्ता बदलते हैं। ये लोग चाइना से तिब्बत और तिब्बत से इंडिया जाना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज होता है, इसलिए ये लोग समझते हैं कि हम इंडिया में ही सेफ है। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि अब यहाँ कोई जंगल नहीं, दूर दूर तक खाली रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अब ये लोग कई दिनों तक प्यासे होते हैं। चलते चलते रेगिस्तान में इन्हें एक जगह पे कुआं मिलता है। ये इसमें से दौड़कर पानी निकालते हैं और पागलों की तरह पीते हैं। दूसरे दिन ये लोग इस कुएं से बहुत सारा पानी अपने साथ लेकर निकलते हैं। चलते चलते एक दिन ये लोग रेगिस्तानी तूफान के अंदर भी फंस जाते हैं। तूफान थमने के बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर वो लड़की बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद वो लड़की वहीं पे मर जाती है। ये लोग उसे वही रेगिस्तान में ही दफनाते हैं। फिर ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले दिन इनमें से और एक आदमी मर जाता है। उसकी मौत देखकर ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। अब इनकी हिम्मत खत्म हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग देखते हैं कि रेगिस्तान खत्म होने वाला है। अब ये लोग आगे बढ़ते, लेकिन मिस्टर सुमित की हालत बहुत खराब होती है। मिस्टर सुमित इन सब से कहता है, तुम लोग मुझे यही छोड़कर आगे चले जाओ। लेकिन जानूस मिस्टर सुमित को एक जगह पे छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है, तुम लोग आगे जाकर पानी ढूंढो, मैं मिस्टर सुमित को लेकर आता हूँ। रात होते होते ये लोग एक साथ फिर से मिल जाते हैं। आज रात को ये लोग इसी परेशान और थकावट हालत में सो जाते हैं। सुबह होते ही इनमें से एक आदमी के ऊपर से सांप गुजरता है, जिसे जानूस देखता है और वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो एक चट्टान देखता है जिसमें से पानी निकल रहा होता है। फिर ये सभी लोग चट्टान के साथ मुंह लगाकर पानी पीते हैं। ये लोग उस सांप को भी मार कर खाते हैं। खाने पीने के बाद इन लोगों में थोड़ी सी उम्मीद आ जाती है। अगले दिन ये लोग फिर से आगे सफर पे निकलते हैं। फिर आगे सुनसान रास्तों पे चलते चलते ये लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। ये लोग चाइना पहुंचकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। इस वक्त जापान और चाइना के बीच जंग चल रही होती है। ये लोग यहाँ भी नहीं रुक सकते हैं, इसलिए ये लोग आगे यहाँ से तिब्बत की तरफ रवाना होते हैं। अब एक बार इन सबको फिर से बर्फीले पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में इनको कुछ लोग भी मिलते हैं जो इनको खाना भी खिलाते हैं और सोने के लिए जगह भी देते हैं, और बाद में ये लोग इन्हें इंडिया जाने का रास्ता भी बताते हैं। ये लोग इन्हें सिक्किम से जाने के लिए बोलते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि इस वक्त आप लोगों को नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम लोगों को रास्ते में बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जानूस यहाँ नहीं रुकना चाहता, इसे जल्द से जल्द इंडिया पहुँचना होता है। लेकिन मिस्टर सुमित इन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया नहीं आऊंगा, मैं वापस चाइना जाऊंगा क्योंकि मुझे पता चला है चाइना में यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चल रहा है, की मदद से मैं वापस अपने देश यूएस चला जाऊंगा। इसके बाद जानूस और उसके दो साथी अगले दिन इंडिया के लिए निकल जाते हैं। कई 100 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली वो लोग इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया के लोग इनको बहुत रेस्पेक्ट और इज्जत देते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जानूस अभी भी अपने देश नहीं पहुंचा क्योंकि पोलैंड
अभी भी यूएसएसआर के कब्जे में होता है। इसलिए जब तक पोलैंड आज़ाद नहीं होता तब तक जानूस भी अपने घर नहीं जा सकता। फिर जानूस को ऐसे ही अगले 50 साल चलते चलते दूसरे देशों से जाना पड़ता है और फिर 50 सालों के बाद 1989 में पोलैंड आज़ाद हो जाता है। इसके बाद जानूस अपने घर जाता है। जब जानूस अपने घर तक पहुंचता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन करता है जैसे रास्ते में इसको हेलुसिनेशन में नजर आता था। जानूस दरवाजा खोल के घर के अंदर जाता है जहां इसकी वाइफ इसका इंतजार कर रही होती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। ये दोनों गले मिलते हैं और बहुत रोते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड भी होता है। इस ट्रू स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है कि जानूस और उसके साथियों ने 6400 किलोमीटर का सफर इंडिया तक किन हालातों में और कैसे किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।